नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। संडे को 5 बजे सबसे बड़ी खबर तो ये है कि कल यानी 13 अक्टूबर को दिल्ली की जो कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट, वहां सीबीआई की विशेष अदालत है। वहां कल लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला आना है। सुनवाई 25 अगस्त को ही हो गई थी, लेकिन जज साहब ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद कहा गया कि 24 सितंबर को फैसला सुनाया जाना था। ये कोर्ट की कार्यवाही 2 बजे तक चली। 2 बजे शुरू हुई और फैसला 2:30 बजे सुनाया जाना था, लेकिन अदालत ने अचानक ये निर्णय लिया कि फैसला आज स्थगित कर दिया जाए और 13 अक्टूबर की नई डेट तय कर दी गई। अब 13 अक्टूबर की डेट क्यों तय की गई, क्या हुआ, इस पर हम समझेंगे। अब 13 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा और कोर्ट ने कहा है कि जो आरोपी है, आरोपियों में लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती हैं, राबड़ी देवी जी हैं और भी कई लोग हैं। और उनसे कहा गया कि आप सशरीर कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। इसका भी बड़ा महत्व है, इसको भी समझेंगे। ये मामला दरअसल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे और सीबीआई ने कहा कि रेल मंत्री रहते हुए जो चार्जशीट में दावा किया गया है, जो आरोप लगाया गया है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले नौकरियां दी। उनके परिवार, जिन उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी गई, उनके परिवारों ने बदले में अपने जमीन लालू प्रसाद या उनसे जुड़े लोगों के नाम की, ये आरोप लगा। हालांकि तेजस्वी बराबर इस बात को झुटलाते रहे। लेकिन अब जो है 13 तारीख को क्या फैसला आएगा, इस पर सबकी निगाह है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये मीडिया में लगातार खबर है कि इस मामले में अगर कल सजा सुनाई जाती, कल दो चीजें होंगी। या तो उनको बरी कर दिया जाएगा या उनको दोषी करार दिया जाएगा। दोषी करार दिया जाएगा तो या तो हो सकता है कल ही सजा भी सुना दी जाए, हो सकता है दोषी करार दिया जाए और सजा के लिए अगली डेट तय की जाए। कई खेल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और बताया जा रहा है कि अगर सजा होती है तो उनको 7 साल की जेल हो सकती है। तो तेजस्वी को लालू प्रसाद यादव जी को जेल हो गई, राबड़ी को जेल हो गई, कोई बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन अगर तेजस्वी को 7 साल की जेल हो जाती है तब क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये भी है कि क्या इसी वजह से कांग्रेस ने तेजस्वी का नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर घोषित नहीं किया है, ये भी सवाल है। ये भी सवाल है कि अगर तेजस्वी को जेल होती है तो बिहार के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। जिस तरह से पिछले 11 वर्षों में बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया है, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो और दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं, इवन पुलिस का, अदालतों का जिस तरह से इस्तेमाल किया है, जिस तरह से इस्तेमाल के आरोप लगे हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि अगर तेजस्वी को सजा भी सुनाई जाती है तो जो सबसे बड़ी जन अदालत है, सबसे बड़ी जो अदालत है देश की, जिसको जन अदालत कहते हैं, चूंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र में 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो फैसला होना है वो क्या फैसला होगा। अगर तेजस्वी को बरी किया जाता है तो क्या होगा, अगर तेजस्वी को सजा दी जाती है तो क्या होगा। इन सब मसलों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फिलहाल जो है 3 वरिष्ठ साथी हैं। हमारे साथ विनय भाई है, हमारे साथ संजीव भाई है, हमारे साथ प्रफुल्ल भाई है। आप तीनों को नमस्कार, तीनों का स्वागत। और हमारे साथ आप तमाम साथी हैं। फातिमा खान जी है, आर राठौर है, एस जैन है, अनिल भाई है, वीरेंद्र कुमार गोयल जी है, दिलशाद अख्तर साहब है, आर राठौर जी है, गणेश मीना जी हैं, पंकज बाबू परमार, बाबूलाल जी हैं। आप सब लोगों को नमस्कार। और जो स्क्रीन पर नंबर में है आपको भी नमस्कार।
संजीव भाई, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, आप पटना में बैठे हुए हैं। क्या आप, दो बातें, क्या आप इसके पीछे राजनीति देख पा रहे हैं कि 13 अक्टूबर को फैसला हो रहा है, जो फैसला, सुनवाई तो 25 अगस्त को खत्म हो गई थी, 25 अगस्त को फैसला आ सकता था, 25 अगस्त को नहीं आया कि आगे सुरक्षित रखा गया फैसला, फिर हुआ कि 24 सितंबर को फैसला आएगा, कार्रवाई शुरू हुई, 2:30 बजे फैसला आना था, लेकिन फिर अचानक स्थगित कर दिया गया और फिर 13 अक्टूबर की नई डेट तय की गई। कल 13 अक्टूबर है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता। क्या आप देखते हैं, अगर जो भी फैसला आएगा, जो भी हुआ है, ये इस तरह से देखते हुए बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर? हाँ, देखिए वो तो चूंकि सुनवाई पूरी हो गई थी तो फैसले के लिए डेट दिए जाते हैं, उस लिहाज से डेट दिया गया होगा। इतना ही उस पे इसी तरह से देखना चाहिए। फिलहाल तो कोर्ट के इरादे को यहाँ पर बहुत शक करने का गुंजाइश नहीं है। और ये भी कल हो सकता है कि कल फैसला सुनाने के बाद सजा के लिए फिर कोई और डेट तय हो जाए, तो ये भी हो सकता है, या कल ही सजा सुनाई जाए या बरी कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। देखिए निचली अदालत है, निचली अदालत कितने सालों की सजा देती है ये भी मायने रखेगा। सीबीआई की, सीबीआई अदालत, हाँ, सीबीआई सीबीआई की निचली, सीबीआई की हाँ स्पेशल अदालत है, स्पेशल बिल्कुल। की है। तो निचली अदालत है वो, हाई कोर्ट जाना होगा, फिर लोग जाएंगे तो सजा पे रोक भी लग सकती है। ये भी कहा जा सकता है कि आप जाएं, क्योंकि तब उनके लालू जी की तबीयत का भी मामला है। सबसे बड़ा सवाल ये है इसके, और इसके रिपरकर्शन क्या होंगे। रिपरकर्शन देखिए, यदि तेजस्वी आज गिरफ्तार होते हैं तो हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए थे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आपने देखा कि किस तरह कल्पना सोरेन ने पूरा मोर्चा संभाला। और गिरफ्तारी के पहले हो सकता है उसी कोर्ट से एक स्ट्रेटजी ये भी बन रही हो कि कम से कम चुनाव प्रचार के लिए इनको रखा जाए। हालांकि एग्जैक्ट वही नहीं, वैसा ही नहीं घटता है जैसा पीछे घट चुका है। यानी झारखंड में जो घट चुका है वही बिहार में घटेगा। यहाँ कोई कल्पना सोरेन फिलहाल तक तो नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल के मैंने लालू परिवार के घर की राजनीति भी और राष्ट्रीय जनता दल के बाहर की राजनीति भी, गठबंधन की राजनीति भी बहुत कुछ घिरी हुई। तो एग्जैक्ट वैसा होगा ऐसा नहीं, लेकिन सहानुभूति का जो मामला है और तेजस्वी सेंट्रिक एक जो सपोर्ट समूह है वो ज्यादा कंसोलिडेट हो जाएगा। तो एक तो ये इसका प्रसंग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है धनंजय सर कि 90 में पैदा हुआ बंदा 2004 में पिता रेलवे में गए हैं और 2009 में वो विदा हो गए वहां से, रेलवे मंत्रालय से। तो 17, 18 साल, 16 साल, 15 साल का लड़का क्या घोटाला कर रहा है। आप अभी तक तो कम से कम 2 बार मंत्री रहा, तो 2 बार मंत्री रहने के बाद आप तो कभी भी तेजस्वी के मंत्रालय में कोई बहुत उसके बाद आप भी सत्ता में आए। नीतीश जी तो नीतीश जी हैं ही, नीतीश जी के अलावा बीजेपी सत्ता में आई। तो क्यों नहीं कोई एक करप्शन जो तेजस्वी के खाते का हो। नहीं, और साथ में ये भी है कि ये जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री है या जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, दोनों तेजस्वी के पास थी बाद वाले काल में, दोनों बीजेपी के बिल्कुल, पास, दोनों बीजेपी के दोनों पास। बीजेपी के पास गए। तो यह आप जब नहीं घेर पा रहे हैं तो आप इम्प्लीकेट कर रहे हैं पूरी फैमिली में। और चूंकि तेजस्वी के पास लालू जी की लेगेसी है या राजद की लेगेसी है, अभी तो आप कहिए कि बिहार में विपक्ष की लेगेसी है, सोशलिस्ट लेगेसी है, तो उस लेगेसी को डैमेज करने की कोशिश है। थोड़ा सा यदि इसको इतिहास में हल्का आप जाएं, लेकिन लालू जी के साथ भी क्या हुआ। हम लोग इसकी व्याख्या जरूर करते हैं कि ब्राह्मणवादियों ने लालू जी की हत्या की, मतलब पॉलिटिकल, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस में देखिएगा तो ब्राह्मण नहीं थे, सिस्टम में थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो जनता दल और जनता के उस पे काबिज होने का पॉलिटिक्स था। देगौड़ा थे, ऑर्डर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ, देगौड़ा ने उसको कंटिन्यू किया। या यहाँ भी जो पॉलिटिक्स हो रही थी, बिहार में भी पॉलिटिक्स हो रही थी, उसमें नॉन ब्राह्मण स्पेस के नेता सक्रिय थे, इसके बावजूद कि शिवानंद तिवारी उसमें एक वन ऑफ द पेटिशनर्स थे। नीतीश कुमार ने करने उसमें नहीं किया था। लेकिन ये सारे नेता एक जो ब्राह्मणिकल मैंडेट होता है, ब्राह्मणिकल आदेश जो है
ब्राह्मणवादी आदेश जिसको कहिए, उसके भीतर प्ले कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आप मतलब मोगेम्बो तो है, मोगेम्बो कुछ कर नहीं रहा है, मोगेम्बो अपने मोहरों के जरिए या उन स्थितियों के जरिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आगे तक वो चीजें चलती हैं जो 2013 तक राहुल गांधी के द्वारा वो ये उनका ऑर्डिनेंस फाड़े जाने तक वो पूरी घटना को पूरा कंपाइल करके देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि रूपक के तौर पे महारानी जो बना है, बड़ा अच्छा लिखा है, वो हम लोगों के मित्र ही हैं उमाशंकर, तो लिखा भी उन्होंने अच्छा है, और कि कैसे वो घेर करके उसके नायक की हत्या होती है, लगभग वैसा ही ये पूरे वो रहा है। अब उसी लेगेसी को चूंकि तेजस्वी यादव लेकर के चल रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को डैमेज करने के लिए यहाँ भी इंस्ट्रूमेंटल तो सम्राट चौधरी है ना, यहाँ भी इंस्ट्रूमेंटल तो दिलीप जायसवाल है ना, जो भाई हैं राबड़ी देवी के, या इनके जरिए हुआ। लेकिन जनादेश ब्राह्मणवादी है, ये है, तो हम लोग अक्सर व्याख्या करते हैं सिर्फ उतना भर, उसके राजनीति के कॉम्प्लेक्स को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जब ऐसा होगा तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झारखंड जैसा ही होगा, लेकिन ये हो सकता है कि पोलराइजेशन, सपोर्ट सिस्टम ज्यादा कंसोलिडेट होकर के तेजस्वी के साथ आ जाओ। बरी हो जाते हैं तो फिर भाजपा को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बरी हो जाते हैं तो विरोधियों के लिए ये कर पाना, क्योंकि फिर तो भाई फिर आप तेजस्वी फिर जो हर जगह घूमेंगे, उसमें एक प्रसंग ये भी होगा। एक अंतिम बात कह दूं, जो कि मुझे जाना भी है, यदि मैं पहुंच गया टाइम पे तो दोबारा जुड़ जाऊंगा वहां से। तो देखिए, अब अंतिम बात ये है कि ये प्रसंग नहीं है कि कांग्रेस ने इनको सीएम फेस नहीं बनाया, ये कांग्रेस के भीतर की दुविधा, दुचित्तापन, कांग्रेस बात सोशल जस्टिस की करना, और उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी वही है जो ब्राह्मणिकल जनादेश वाला है। उसका सबसे सुंदर तो आप ही के नवादा जिले का, हम नालंदा, आप तो नालंदा के हैं, बगल में नवादा है, हम नवादा को बड़ा आदर्श मान करके उसको देखते हैं कि यदि देखना हो कांग्रेस को तो वहां जाके देखिए 90 के दौर से कांग्रेस को, और लालू जी के पॉलिटिक्स को, और कांग्रेस कहाँ फंसी हुई है उसको समझ सकते हैं। हालांकि आरजेडी पूरा भूमिहारों के साथ काम कर रही है, अपर कास्ट के साथ काम करेगी, अच्छा वोट देगी, टिकट देगी, वोट लेने की कोशिश है, वो प्रेगमेटिज्म अलग है। लेकिन जो बेस है वो बहुत कुछ अलाउ नहीं करता है। उसमें भी देखिए, उसमें भी इंस्ट्रूमेंटल राजेश राम, जनादेश प्रेम निकल है कि तेजस्वी को आप करोगे तो मुश्किल, और क्या मुश्किल होगी, कौन नहीं जान रहा है कि वो सीएम फेस होंगे। एक सीएम फेस के तौर पे तमाम पोस्टर और उसके साथ यदि आप आते, मान लिया आज की घटना घटती भी 13 की, तो 13 की घटना का जो उसका इम्प्लीकेशन होता, वो जो मैं अभी कह रहा हूं उससे कुछ अलग होता क्या, यदि वो सीएम फेस होते तो। और कल के बाद आप तो ये है, बाकी मुझे लगता है कि बार्गेनिंग वगैरह सब शाम तक यदि कंप्लीट हो जाता है 13 को, तो 14 को हो सकता है कि वो सीएम फेस इसी बहाने कि चलिए यदि बरी होके आते हैं तो बनाए जा सकते हैं, और नहीं बरी होके आते हैं तो कांग्रेस का वो जो दबाव तंत्र है जो नहीं बनने देना चाहता है, वो उनको सीएम फेस नहीं बनने देगा। जी जी, ठीक है। आप अगर दूसरी बार जुड़ जाते हैं तो एक और सवाल आपके लिए है, नहीं जुड़ते हैं तो अगले दिन। खैर, मैं आता हूँ विनय भाई आपके पास। विनय भाई, मैं आपके पास आता हूँ। एक हमारे साथी एक तो सही सूचना दे रहा है, फातिमा खान जी बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में पैठन विधानसभा से जीते हुए कैंडिडेट विकास भूमरे ने ये बात बोली है कि मैंने चुनाव के दिन बाहर से 20,000 वोटर बुलाए और उनका 100% वोट मुझे मिला। शिवसेना शिंदे गुट के नेता है, तो ये अलग कथा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक जो रितेश कह रहे हैं कि तेजस्वी को अभी शायद जेल ना भेजे, हाँ, अगर वो जीत गए तो 101% जेल भेजकर सरकार बदलने की कोशिश होगी। अब तो 1 महीने जेल वाला नियम भी बना दिया गया है। विनय भाई, ये पूरा का पूरा जो प्रसंग है, जो कहा, जिस तरह के व्याख्या की संजीव भाई ने, क्या इसको राजनीतिक तौर पे कोर्ट के इस फैसले को कि 25 तारीख को सुनवाई कंप्लीट हो गई, 25 तारीख को फैसला सुरक्षित रखा गया, फिर 24 सितंबर की डेट आई, कार्यवाही शुरू हुई, आधे घंटे बाद उसको रोक दिया गया कि अब 13 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। जिस तरह से कोर्ट का जो संवैधानिक एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, उसका बीजेपी ने इस्तेमाल किया है, क्या ये संदेह नहीं बनता है कि यहाँ भी इस्तेमाल किया गया होगा? और अगर इस्तेमाल किया गया होगा तो
ये जो स्थिति बनती है उसमें बिहार में आप किस तरह की स्थिति बनते दिखाई देते हैं, मतलब देख पाते हैं? धन्यवाद धनंजय भाई। देखिए, एक तो मामला सीबीआई कोर्ट का है, तो ये तो तय है कि इसके बाद आपके पास विकल्प उपलब्ध है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उपलब्ध है। दूसरी बात ये कि सीबीआई की जिस तरह से प्रतिष्ठा रही है, वो तय है कि सीबीआई अपनी तरफ से जो सीबीआई की कोशिश है वो सजा दिलाने की ही होगी, है ना। सशरीर उपस्थित रहने का जो कहा गया है उसमें इसलिए है कि उनको सजा सुनाई जाए, और अगर उनको गिरफ्तार करने की नौबत हो तो उनको वहीं से गिरफ्तार किया जा सके, और उनको कम से कम एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए भी गिरफ्तार जरूर किया जा सके, ताकि उसका लाभ जो है वो मिल पाए। ये जरूर है, मैं मानता हूं कि बीजेपी ये मूर्खता नहीं करेगी कि अभी उनको बंद करके जेल में बंद कर देगी और बेल नहीं देगी, क्योंकि इसके बाद जो है वो बहुत इलेक्ट्रिफिकेशन होगा उनके वोटरों में, और जो भी एक दो वोट भी जो उनसे इधर उधर जाएंगे उनको भी उनके उनके जो कोर वोटर हैं वो बिल्कुल उनको कान पकड़ के खींच के ला करके उनको वोट दिलवाएंगे। तो ये जोखिम जो है भाजपा नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जो कांग्रेस की जो दुविधा थी, और कांग्रेस चूंकि इतने लंबे समय तक शासन में रही है, उसके पास में राजद के मुकाबले ज्यादा इन्फॉर्म्ड सोर्सेज हैं। तो अगर ऐसा कुछ है कि कांग्रेस इस वजह से नहीं कर रही थी, तो राजनीति के अलावा ये भी एक जो राजनीति का जो चेहरा दिखता है कि किस तरह से आपस में साठगांठ होकर के राजनीति की जाती है। तो ये कांग्रेस को भी कटघरे में फिर तमाम सवाल उठेंगे कि राहुल गांधी क्यों बाहर चले गए, अभी क्यों आए, अभी क्यों ये फैसला आया, क्यों नहीं वो घोषित कर रहे थे, क्योंकि बाकी चीजें तो तय है कि जो है तेजस्वी यादव के सामने कोई भी व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करने की हैसियत में आज के स्थिति में नहीं है। कांग्रेस अगर सारी की सारी सीटें भी जीत जाती है जो उनको मिलती है, फिर भी उनकी दावेदारी बहुत बहुत मजबूत नहीं होगी, क्योंकि तब उनको जो है वो बिल्कुल इन सब परिस्थितियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उनको सजा मिली है। एक ढंग से समझ लीजिए जिसको पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग बोलते हैं वो, क्योंकि लेफ्ट जो है, लेफ्ट तो अभी तक मुझे लगता है कि पूरी तरह से वो तेजस्वी के साथ चल रहा है, और बेहतर तालमेल लेफ्ट का जो है उनके साथ में रहा। कांग्रेस अभी उनकी जो है उनका जिसको बोलते हैं रुझान या ओरिएंटेशन उनका बदला है, लेकिन ग्राउंड पे अभी उनकी तैयारी ही चल रही है। तो ये देखना जो बहुत जरूरी है कि कांग्रेस आगे क्या करेगी। लेकिन जैसे कि संजीव जी ने कहा कि जैसे एक हमारे वो टिप्पणीकार कह रहे हैं कि अभी तो उनको नहीं गिरफ्तार करेगी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद गिरफ्तार कर लेगी। देखिए, एक बार जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद आपके पास बहुत सारी ताकत होती है कंट्रोल करने की, और इतना वक्त देने के बाद राजद के पास में तैयारी का जो है काफी वक्त होगा। और दूसरी बात ये कि दोनों ही जगहों की स्थितियां समान नहीं है। जो स्थिति हेमंत सोरेन की थी वही स्थिति तेजस्वी यादव की है, ऐसी नहीं है। फिर वो तेजस्वी वहां हेमंत सोरेन के घर में, हेमंत सोरेन के घर से हेमंत सोरेन का कोई विकल्प नहीं उपलब्ध था। दुर्गा सोरेन नहीं थे, सीता सोरेन भाजपा में जा चुकी थी, बसंत सोरेन की कोई हैसियत नहीं। लेकिन यहाँ जो है घर के भीतर से और दूसरे दावेदार सामने आ सकते हैं। ये फैमिली के अंदर की पॉलिटिक्स होगी, आगे क्या पैन आउट होगा ये देखने की जरूरत है। हाँ, एक बात जरूर है कि जिस हिसाब से आजकल जुडिशरी में चीजें सामने आ रही हैं, वो बहुत सारे संदेह जाहिर करते हैं। हालांकि हम लोगों को तकनीकी आधार पर इस बात की इजाजत नहीं है कि हम बहुत आलोचना कर पाए,
न्यायपालिका की। लेकिन बहुत सारे जो फैसले ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि इससे राजनीतिज्ञों को फायदा होता है। वही एक बात जो आपकी है कि जो सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा गया है, उसमें बहुत सारे शंका के भी वो है कि सशरीर उपस्थित होने का मतलब यही है कि अगर फैसला आता है और सजा की बात होती है तो उनको तत्काल जो है घंटे भर के लिए भी जरूर उनको गिरफ्तार किया जाए, भले 1 घंटे बाद जो है उनको बेल हाईकोर्ट से मिल जाए और वो भाजपा होने दे। ऐसी स्थिति में जो है भाजपा को भी पूरा खेलने को मिलेगा कि सजा याफ्ता है, बेल पे छूटे हुए हैं, और दूसरी तरफ राजद को भी इस बात की इजाजत होगी कि वो अपना विक्टिम कार्ड खेल पाए। पर इस सिनेरियो में जो जिसका नुकसान होगा वो जदयू का नुकसान है। जदयू बहुत उसका उनको मजबूती होगी, ये मतलब, क्योंकि तब बहुत पोलराइजेशन होगा। तो ये हम लोग को आगे देखने की जरूरत है कि क्या आगे चल के क्या होता है। अंदर खाने की जो उठापटक है वो हम लोग को धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। प्रफुल्ल भाई, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि तेजस्वी को 2 साल से अधिक की सजा सुना दी जाती है, तब तो आजीवन चुनाव ही नहीं लड़ सकते। ऐसी स्थिति में क्या होगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उनको सजा सुझा दी है और आजीवन वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मॉडल जो पॉलिटिकल पावर जो है वो तेजस्वी यादव के पास ही रहेगी। वो चुनाव लड़ पाए ना लड़ पाए, पर वो जिसको बनाएंगे वही मुख्यमंत्री बन पाए। महाराष्ट्र तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तमिलनाडु में हम देख चुके हैं कि कैसे लोग खड़ाऊ रख करके जो है वो मुख्यमंत्री पद में बैठे हैं। एक तो मुख्यमंत्री की सीट पे बैठे ही नहीं, और दिल्ली में भी दिल्ली में भी देखिए। तो ये तो तय है कि पॉलिटिकल पावर जो है वो आप किसी को जेल में बंद करके उनसे नहीं ले सकते। वो तो एक हासिल है, वो हासिल आप किसी का सरकारी फैसलों कानूनी फैसले से नहीं ले सकते। जी प्रफुल्ल भाई, जिस तरीके से पिछले 11 सालों में करप्शन को लेकर के भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का अप्रोच रहा है, जिस तरह की स्टैंडिंग रही है, जिस तरह संस्थाओं का इस्तेमाल हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ये साफ साफ सबको दिखा कि जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आए, कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है ये कहते हुए आए। लेकिन जिन जिन लोगों को 26-27 लोग ईडी ने उनको अरेस्ट किया या उनके खिलाफ नोटिस जारी किया, बाद में जब वो बीजेपी के साथ चले गए या वो गठबंधन के साथ चले गए तो उनको जो है राहत दे दी गई। वैसे में क्या आपको लगता है कि करप्शन कोई बड़ा मुद्दा है बिहार में? और करप्शन को अगर उनको जेल में 1 घंटे के लिए भी बंद किया जाता है या 1 दिन के लिए बंद किया जाता है, जो बीजेपी खेल सकती है अगर खेलना चाहती है, तो ये देखिए कन्विक्टेड है, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या उसका फायदा उल्टा और आरजेडी को विक्टिम कार्ड का फायदा मिलेगा? क्या आपको लग रहा है? नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। देखिए, मुझे तो ये अब कहना है, बल्कि कई बार कह चुका हूं, कि करप्शन अब कोई आपराधिक प्रवृत्ति नहीं रह गई है। जिस ढंग से करप्शन का इस्तेमाल होता आया है, जितनी तत्परता, सघनता और कानूनी वैधता के साथ इस शासन के दौरान हुआ है, मैंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव के इस शासन काल में हुआ है, उसमें करप्शन एक राजकीय प्रवृत्ति और राजकीय शक्ति के रूप में इसका विकास हो चुका है। जैसे सेना के इस्तेमाल से अगर कहीं कोई खून खराबा हो जाता है, लड़ाइयाँ होती है देश के बाहर सीमा पर, तो उस सैनिक को हत्यारा नहीं कहा जाता है। उसी प्रकार करप्शन करने वाले, अब जो देश को चूंकि 2 शिविरों में बांध दिया गया है, तो जो जिस दल में है वो अपने दल की तरफ से अगर करप्शन करता है और दल के हित में करता है, और दल तो जाहिर है कि व्यक्तिगत रूप से अधीन हो गया, व्यक्तिगत व्यक्तियों के आश्रय है, तो वे अपराधी नहीं कहलाए जाएंगे, वे भ्रष्टाचारी नहीं कहलाएंगे, वे बल्कि योद्धा ही कहलाएंगे। ये पूरा का पूरा ये बदल चुका है। विनय सर मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहें तो भी कह सकते हैं और नहीं तो बाद में भी कह सकते हैं।
तो मैं ये कह रहा हूं, और इस बात को हम लोगों को अपने मन में गांठ बांधनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को, लोकतांत्रिक राजनीति को पूरी की पूरी शिविरबद्धता में बदल दिया है, और ये युद्ध का वातावरण घोषित हो गया है। क्या होगा नहीं होगा, कल क्या होगा, इस पर मैं थोड़ी बाद में आता हूं, लेकिन पहले उसकी जमीन तैयार करूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन काल है वो बिल्कुल ही भिन्न है, उसका जो राजनीतिक दर्शन है वह बिल्कुल भिन्न है। वह कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं में, लोकतांत्रिक जरूरतों में, लोकतांत्रिक अधिकारों में उसका कहीं से कोई विश्वास नहीं है। आजादी की अवधारणा में उनका विश्वास नहीं है। वे आजादी को गुलामी में ही खोजते हैं। शरणागति, दीनागत जो हमारी परंपरा है, उस शरणागति में ही स्वतंत्रता खोजते हैं। वे अक्सर यही बात कहते हैं कि हमको गुलामी में आनंद की तलाश कीजिए। अगर आपको सही में मानवीय जीवन जीना है तो आप सरेंडर कर जाइए। सरेंडर करने से जितना रेसिस्टेंस उतना पेन। विरोध मत कीजिए, जो जैसी स्थिति है बस भगवान के भरोसे रहिए और ये कहिए कि हाँ, जो मिल गया वही मुकद्दर है, जो नहीं मिला उसको भुलाते चलिए और मुकद्दर के अधीन रहिए। गाना गाइए। अभी मैं आपको अगर ये गीत चाहूँ तो टीम के तरफ से सुना सकता हूँ। अभी मैं फोन लगाऊंगा हमारे विनय भाई को और वो बजने लगेगा। हाँ, नहीं जी। जाहिर है। तो उनकी मुस्कान से ही मेरे इस सूत्र का संधान कीजिए कि वो जो इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, तो उसी में यह सूत्र छिपा हुआ है कि अक्सर सुनता हूं जब आप उनको लगाते हैं, तो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। तो ये जो मुकद्दर को मुकद्दस समझना ही हमारी राजनीतिक इसमें स्थिति इनकी बन गई है। आजादी के आंदोलन के दौरान भी इनकी आजादी की अवधारणा बिल्कुल भिन्न थी। इसीलिए ये प्रभु के सामने अंग्रेजों को गौरांग प्रभु कहते थे और गौरांग प्रभुओं के सामने ये बिल्कुल नतमस्तक थे और इनको लगता था कि ये मुक्ति के दूत बनकर के आए हुए। ये जिस ब्राह्मणिकल ऑर्डर की बात कर रहे थे अभी संजीव भाई, तो नहीं है, कहीं से सुन रहे होंगे। जैसे ऊपर वाला सब देखता है वैसे संजीव भाई सब सुनते हैं, तो कहीं से सुन ही रहे होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस ब्राह्मणिकल ऑर्डर की बात कह रहे थे, उस ब्राह्मणिकल ऑर्डर का विकास तो असल में गुप्त काल में हुआ। क्या इससे असहमत हुआ जा सकता है? और गुप्त काल में ही क्यों हुआ? और ये लड़ाई तो ये जो शताब्दी है, ये 8वीं 9वीं शताब्दी में जाकर के ये संघर्ष लगभग ब्राह्मणों के पक्ष में आ गया या झुक गया। इसके पहले तो बौद्ध और ब्राह्मणों का संघर्ष लगातार, शंकराचार्य के आने के पहले तक बौद्ध और हिंदू लगातार ये कर रहे थे और सनातन की पूरी प्रक्रिया ही इसी क्रम में विकसित हुई है। कहीं नहीं कहा गया है सनातनो येन गता सापन था, कहा गया क्या? महाजनो येन गता पंथा। हाँ, नहीं, अगर कहा ऐसा इतना ही मान होता तो कहा जाता ना। जिस तुलसीदास ने रामायण की शुरुआत में ही कहा, नाना निगमागम सम्मत यद क्वचित अन्योपि भाषा मंजुल मातनोति, तो उन नाना निगमागम जो है वो क्या है? निगम और आगम तर्क की दो विधियां हैं। तो उन्होंने शुरुआत इस बात से की थी कि तर्क की दोनों विधियों का इस्तेमाल करते हुए और कुछ और का भी आधार लेते हुए मैं राम कथा कहूंगा। लेकिन निगम और आगम दोनों ही तर्क शैलियों को उन्होंने झुटला दिया और क्या कहा? महाभारत को दोहराया, कहा कि को करी तर्क बढ़ावन शाखा, हो यही सो राम रचि राखा। तो जो शुरुआत में भाई साहब आपने कहा कि नाना निगमागम, अब बीच में आते ही कह दिए कि नहीं 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 नहीं, तर्क वर्क छोड़ो, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये तो इलेक्शन मैनिफेस्टो टाइप का हो गया। राम कथा है कि मैनिफेस्टो, घोषणा कुछ की कर कुछ दी है। हाँ, और इतना ही नहीं, आपको महाभारत में कहा गया तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, कि तर्क की भी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, अप्रतिष्ठित चीज है। जबकि बाबा साहब ब्रह्मांड के सहारे अपने उसमें लिखते हैं अपनी किताब में कि तर्कहीन होना मतलब दृष्टिहीन होना, अंधा होना है। जिसको अंधा बनाना है उसके पास से तर्क छीन लीजिए, क्योंकि तर्क की आंख से ही हम यथार्थ का दर्शन कर पाते हैं। तो अब ये हाल है, तो इनका पूरा का पूरा दर्शन ही वही है जो महाभारत में भी कृष्ण क्या करते हैं। जब अर्जुन किसी प्रकार से तैयार नहीं होता है युद्ध करने के लिए और बोलता है सीदंतमम गात्राणी और क्या संस्कृत में कि मेरा शरीर में पसीना फेंक रहा, प्रेशर हाई हो गया है, तो कृष्ण क्या कहते हैं? अरे तुम मेरी बात को मानो,
तुम देखो जो तुम कह रहे हो सब हो चुका है, यानी कि परिणाम पहले से घोषित है, यानी कि तुम चुनाव लड़ो, नतीजा तो आ चुका है, तुम चुनाव लड़ो, बस तुम फल की चिंता मत करो। प्रफुल्ल भाई आज आप बहुत मूड में हैं, बहुत भिगा भिगा के मार रहे हैं मोदी जी को। नहीं नहीं मैं ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि चुनाव तो हो चुका है, बस यह देखो, और अगर तुम ऐसे नहीं देख सकते हो तो मेरी आंख से देखो, दृष्टवा, और मैं अपनी आंख तुम्हें देता हूं। ये नहीं कहा कि तुम्हारी आंख छीन लेता हूं। और तब अपना विराट रूप दिखाया, कि ये लो मेरा चश्मा पहनो जी। ये पावर सिचुएशन के हिसाब से पावर एडजस्ट कर लेता है। और तब तुम देखो, और तब उन्होंने देखा और उन्होंने क्या कहा कि मामेकं शरणं व्रज। अरे क्या बहस करता है, मेरे शरण में आजा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। बस गाड़ी में बैठ गया, तब चल पड़ी गाड़ी, वो डबल इंजन हो कि ट्रिपल इंजन हो। वो ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी आ गई तो बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक का मतलब होता है न्याय के लिए संघर्ष। तो इनका अंग्रेजों के जमाने में ये शुरू हुआ, कांग्रेस के समय में शुरू हुआ। कांग्रेस सभी पार्टियां थी, हेडगेवार जी भी कांग्रेस में थे, लेकिन देखे कि यहाँ तो मार वार खाने की बहुत चक्कर है, जेल वेल होता है, बड़ा कष्ट है भाई, जेल में तो उतना मनोरम होता नहीं है। तो कहे कि क्यों लड़ाई में क्यों पड़ना जी, हाँ बस हम हैं, आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि संस्कृति का सहारा लो, और संस्कृति में ये तमाम बातें हैं कि झुक के सलाम करो, दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे। और काम क्या है, झुक के सलाम करना ही काम है। और दूसरा कोई जो झुक के सलाम करना सीख गया, उसे और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही है जिससे उसका पेट वेट सब भर जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। आज आप करके देखिए, झुक के सलामी देने वाले क्या से क्या हो जा रहे हैं। अकेले लालू यादव, भ्रष्टाचार लालू यादव ने किया है क्या? अगर मैं मान भी लूं तो जिस चारा घोटाला को बारे में कहा जा रहा है, मैं वो सब बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन समाजवादी राजनीति के अपने अंतर्द्वंद हैं, समाजवादी राजनीति के अपने अंतर्द्वंद हैं। और आज तो लोग कहां से कहां पहुंच गया, उनको क्या देखें। हाँ, संजीव भाई जैसा कह रहे थे कि उसमें जगन्नाथ मिश्रा या ब्राह्मणिकल ऑर्डर की भी अपनी भूमिका है, निश्चित रूप से। और कांग्रेस भी हमेशा बदलती रही है। कांग्रेस हमेशा, जो तिलक का कांग्रेस था वही गांधी का कांग्रेस नहीं है, जो गांधी का कांग्रेस था वही नेहरू का कांग्रेस नहीं है, जो इंदिरा गांधी का कांग्रेस था वही कांग्रेस सोनिया गांधी का नहीं है, और यहां तक कि राहुल गांधी का भी कांग्रेस वही कांग्रेस नहीं है। नाम तो वही है, लेकिन कांग्रेस वही कांग्रेस नहीं है। आज राहुल गांधी इसलिए भी नहीं घोषणा कर रहे हैं, अगर खुले शब्दों में सुनना चाहते हैं तो मुझे जो लगता है, मुझसे थोड़े पूछ करके घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब मैं तो हूं कि अब वो गालिब ने कहा था ना, बना है शाह का मुसाही फिरे इतराता, वरना शहर में आबरू तेरी आबरू ही क्या है। तो मैं मुझसे पूछ कर नहीं किया था, लेकिन उनके मन को पढ़ने की कोशिश मैं आप ही लोगों से सीखी हुई कला के आधार पर करता हूं। तो मैं यह पाता हूं कि कांग्रेस की समस्या क्या है। कांग्रेस की समस्या ये है, मैंने चुनावी बात में कहा, कांग्रेस की समस्या ये है कि उसके पास जो मंडल की राजनीति के बाद जो जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, वो कांग्रेस के विरोध में सारी राजनीति शुरू हुई। और अभी भी कांग्रेस के विरोध से, क्योंकि कांग्रेस का विरोध, जिस किसी को इस देश में कुछ करना है उसको सबसे पहले कांग्रेस का विरोध करना चाहिए। अब गांधी का भी, क्योंकि उस जमाने में जिन्ना ने किया, कांग्रेस को कहा कि अरे ये तो हिंदुओं की पार्टी है, और जो हिंदू महासभा से हाथ मिला लिया। उसमें उसको किसी को कोई भ्रम नहीं हुआ कि ये हिंदू महासभा से हाथ मिला जो घोषित रूप से हिंदुओं की पार्टी है, और कांग्रेस को हिंदू पार्टी कह के उससे दूरी बना रहा। उसी प्रकार दलितों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं कांग्रेस तो ब्राह्मणों की पार्टी है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और बाबा साहब उसमें थे, जिसकी आज चर्चा बार बार हो रही है हिंदू कोड बिल की, उसके भीतर जाकर रहस्य को न देखे कि कौन किसके साथ था नहीं था। तो कांग्रेस भी हमेशा बदलती रही है, और उसकी नीति और उसकी पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म जो है उसको बदलता रहा है, उसकी स्थितियां हैं। अभी उनकी दिक्कत यह है, नाम घोषित करने के पीछे जो एमवाई का जो समीकरण था, जिसमें यादव जी का वोट, राहुल राष्ट्रीय जनता दल का वोट, इसका मतलब हो गया यादव वोट, ऐसा सिंबलिक हो गया।
तो इनकी संख्या चूंकि ज्यादा थी तो 14% और मुसलमानों की संख्या मिला करके ये 30-31-32% हो जाते थे। तो जो कम संख्यक जातियां थी सामाजिक न्याय में पिछड़ी हुई जातियां, वो इनके दबाव में उन्होंने अपने आप को उपेक्षित महसूस किया। अगर अत्याचारित न भी महसूस किया हो तो उपेक्षित जरूर महसूस किया और वे इनके फोल्ड से बाहर हो गए। इसलिए जब रामविलास पासवान जी केंद्र में सक्रिय थे तो राहुल यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने उस राजनीति को साधा और उनको अपने साथ किया, ताकि जैसे जो यहाँ पर अपने आप को उपेक्षित, प्रताड़ित या अत्याचारित महसूस कर रहे थे। लेकिन आज की तारीख में जब नीतीश कुमार जी का वह ग्रिप कमजोर हो रहा है, और तमाम सदाशयताओं के बावजूद मैं ये कहने की इजाजत चाहूंगा वो ग्रिप कमजोर हो रहा है, तो लोग अब देख रहे हैं कि अब किधर जाएं। अब सीधे वो आरजेडी के उस दौर में नहीं जा सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में भी यही समस्या है, नहीं जा सकते हैं। तो उन्हें एक भरोसा चाहिए जो ये भरोसा दिलाए कि अल्पसंख्यकों में, पिछड़ों में, जो अति पिछड़ों में जो संख्या का दबाव है कम संख्यक जातियों पर की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी अभी उस विश्वास को बनाने की स्थिति में है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। अब आप इसकी चाहे जैसे आलोचना करें वैसे आलोचना कर सकते हैं, आप इसका चुनावी राजनीति करें। हमारा अपनी आपकी हमारी कोई रचना नहीं है। रही बात चुनावी कल की घोषणा की, कल क्या होगा, तो जब आपने फैसला कर लिया है और डेट दिया है तो निश्चित रूप से कल मुझे लगता है कि कुछ न कुछ फैसला तो सुनाया ही जाएगा। और उस फैसले में अब क्या सुनाया जाएगा ये पहले से अनुमान लगाना कठिन है, और अगर आभास हो भी तो कहना तो बिल्कुल अपने तौहीन है। हम तो उन लोगों में से नहीं है जो न्याय के बारे में पूर्वाभ्यास कर दें, क्या कि हमारे पास तो कुंडली वुंडली भी नहीं है, न कुंडली है न कमंडल ही है, तो हम कैसे कह सकते हैं। जिनके पास कुंडली कमंडली है वो कह सकते हैं कि हाँ भैया कल ये फैसला होगा। लेकिन किसी भी हालत में इस देश को वो देखने की जरूरत है। अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव, हाँ मैं उसी में नहीं, अरे कहिए तो भिन्न न भिन्न, इनकी गिरफ्तारी का मतलब होगा कि हाथ राहुल गांधी पर जाना है। इनकी गिरफ्तारी अगर ये तेजस्वी को गिरफ्तार करके सिचुएशन संभाल पाएंगे तो हाँ, तब वो फिर राहुल को भी अरेस्ट करने की तैयारी कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ उसका ये पूर्वाभ्यास है, उसका ये राजनीतिक पूर्वाभ्यास है, क्योंकि ये कर सकते हैं। और जिस तरह से अदालतों का पूरे सम्मान के साथ कहता हूं मैं, अदालत और भगवान का तो बहुत सम्मान करता हूं कि खल्क खुदा का और मुल्क मोदी जी का। प्रफुल्ल भाई आप बुरा मत मानिएगा। हाँ बुरा क्यों माने, बुरा मानते सुनिए ना, बुरा मानते तो इतनी उम्र जी पाते, कब कम मर गए। वो भी करेक्ट है, लेकिन सुनिए ना, ये है ना कि अदालत का और भगवान का बड़ा सम्मान करता हूँ। काहे के लिए सम्मान करते हैं? नहीं, सम्मान करना नहीं पड़ता। सम्मान जो है उस कुर्सी से, उस व्यक्ति से खुद ही बाहर आता, आभा के तौर पे आता है। सम्मान, हमारे पिताजी एक लाइन बोला करते थे और मैं एकदम जड़ से पकड़ा हुआ, सम्मान मांगना नहीं पड़ता है, सम्मान आपके भीतर के व्यवहार से उपजता है। जो मांगा हुआ सम्मान है वो डराया हुआ सम्मान है। अगर प्रफुल्ल सर की अमिताभ व्यंजना को भी थोड़ा देखिए ना, वो नहीं अमिताभ व्यंजना तो देख रहे, लेकिन हमारे दर्शक जो है हम उनको भी ध्यान में रखना है। ज्यादा अलग हो जाएगा। मैं आपके दर्शक के लिए कहता हूँ, हे भाई, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। जो बेसिक है ना कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, उसका ये पहला वाक्य होता है झूठ का। इंटरव्यू में कहा गया कि आप झूठ बोलिए, तो उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा क्या आप झूठ नहीं बोलते हैं? बोले हुजूर यही तो पहला झूठ है, और इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इसीलिए मैं इधर से कह रहा हूँ, आप उसको उधर से प्रफुल्ल सर कुल मिला के ये वो जो मेरा नाम जोकर वाला गाना है ना, ये भाई जरा देखते चलो, वही वो बता रहे हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये इसका पूर्वाभ्यास है। नीरज जी का लिखा हुआ गीत, हाँ गोपाल दास नीरज। हाँ नहीं तो मैं ये कह रहा था कि ये जो पूरी की पूरी कोशिश है ये इस बात को कर रहे हैं, और अदालत में जिस तरह से अब
जूते चप्पल चलने लगे हैं और माफी का दौर शुरू हो गया है, और बाहर में आकर के वो इस तरह से कह रहे हैं कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। अरे पछतावा तो भैया किसी को नहीं होता है। रावण को रावण होने का पछतावा कभी हुआ क्या? उसको पछतावा हुआ तो सिर्फ इतना सा हुआ कि उसने कहा कि भाई दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए, यही पछतावा हुआ। हमारे आदरणीय को जब पूछा गया कि अच्छा जो हुआ था तब हुआ था वहां पर, तो आपको इसका कोई पछतावा है क्या? बोला हाँ एक ही पछतावा है। तो मीडिया को नाथ नहीं पाए थे, और अब की आए हैं तो मीडिया को उसी तरह से नाते हुए जैसे मदारी भालू को नाच करके चलता है। मोटा सा भालू चलता है, देखे कि नहीं भालू नाच? अरे क्या बात करते हैं, हमारे बिहार में फुकवाने का अलग रिवाज है। भालू का नाच है, क्या बात है, आप तो जगह पर पहुंच गए। तो अब अदालत का फैसला कल क्या होगा? इसके पहले भी भ्रष्टाचार हुआ है। कहाँ गए येदियुरप्पा जी? येदियुरप्पा नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। आपने तो कईयों का नाम बताया। प्रफुल्ल सर, आपने तो पहले कहा ही है ना कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। उसी तरह सरकारी भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार नहीं माना जाता है जब तक आप ये तो हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी अदालतों का भी जिस ढंग से ये हो गया है, मूड मिजाज हो गया है, उसमें मुझे तो बहुत उम्मीद थी। संजीव भाई तो चले गए, लेकिन इनसे बहुत उम्मीद थी मुझे। क्या नाम है जो मुख्य न्यायाधीश, गवई साहब से। लेकिन उन्होंने तो ऐसे माफ कर दिया जैसे ये व्यक्तिगत लड़ाई है। कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, एक संस्था पर लड़ाई थी। और आपको अगर इसको कड़ाई से नहीं लेना था तो आपने अम्बेडकर से शिक्षा लिया सब। असल में क्या होना है कि हमको सफलता बहुत नम्र बनाए। एक ये भी चल रहा है, अब कितना सही है कितना गलत है आप लोग भी देखिए, कि अगर केस बनता, सीजीआई अभी कुछ महीने में रिटायर हो जाएंगे, साथ अगले महीने रिटायर हो जाएंगे, तो उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होना पड़ता, आना पड़ता, प्रेजेंट होना पड़ता। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे करके खड़ा है हाथ बांध करके, तो अच्छी बात नहीं होती। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। नहीं धनंजय भाई, इसमें मैं डिसएग्री करता हूं। मैं ये कहता हूं कि जब आप ऐतिहासिक रूप से आपको एक बड़ी पोजीशन मिली है तो आपको वो लड़ाई लड़नी चाहिए। जब इस देश में प्रधानमंत्री जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में खड़ा हो सकता है, आप भी खड़े हो सकते हैं अगर आप समाज के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो। नहीं, अगर आप संत मुद्रा में आना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। नहीं तो फिर तो आप जो कह रहे हैं उस बात पर फिर एक ये भी बनता है कि आप अगर आके खड़े होते तो उससे अदालत का सम्मान बढ़ता। मैं ये कह रहा हूँ, अपनी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो स्टेट वर्सेस केस होता है, ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस केस है। आखिर आपने क्या कहा अदालत में? जो कहा, सिर्फ जूता नहीं फेंका, कहा सनातन की रक्षा के लिए। तो सनातन की रक्षा के लिए आप संविधान पर आघात करेंगे, संवैधानिक व्यवस्था पर आघात करेंगे, तो ये संविधान डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस है, नॉट ओनली स्टेट वर्सेस। इसमें सीजीआई को खड़ा होना होगा तो उनको खड़ा होके न्याय की रक्षा में उनको खड़ा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि स्टेट वर्सेस केस होता है मर्डर में, तो क्या जिसकी हत्या हुई होती है आके कोर्ट में खड़ा होता है? अब बताइए, जिसकी हत्या हुई तो कोर्ट में खड़ा नहीं होता है, लेकिन केस चलता है कि नहीं चलता है? तो उसी प्रकार से अगर आपने ये किया है, ये तो तब जो अदालत सुनवाई करती ये उस पर निर्भर था कि वो खड़ा होता कि नहीं होता। किसी को भी अपने विरुद्ध या अपने पक्ष में गवाही देने का हक नहीं होता है। तो जो घटना घटी और कोर्ट के अंदर में घटी, बाहर नहीं घटी, और अगर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना किसी का भी अपमानजनक है, इसका माना जाता है, तो इसका मतलब यह है कि न्याय के प्रति आपको आस्था नहीं है। नहीं, एक और बात है प्रफुल्ल भाई, कि वो जो जूता फेंकने वाला आदमी था वो सुप्रीम कोर्ट का पुराना वकील है, वो कोई अनपढ़ हमारे गांव का आदमी नहीं है, रखा नहीं है। धनंजय भाई, वो सुप्रीम कोर्ट का हो, इंटरनेशनल कोर्ट का हो, बहुत विद्वान हो, उससे क्या मतलब है? जो उससे और पूरा होता है, उससे और होता है कि अगर ये आदमी जूता फेंक सकता है तो गरीब कमजोर अनपढ़ आदमी क्या करे? उसको तो लगता है कि यहाँ जूता फेंका जा सकता है। नहीं, ये तो ज्ञान की मार है ना। अनपढ़ आदमी की ये काम नहीं करेगा। अनपढ़ आदमी तो मेरी तरह बोलेगा तेरी भी जय जय, उनकी भी जय जय, जो फेंका उसकी भी जय जय, जो फेंकवाया उसकी भी जय जय। अनपढ़ और गरीब आदमी सर ये झुक के सलाम करता है। आपने कहा माफ कर दिया, चलो भाई ये भी ठीक है। उसने कहा नहीं, मैं सनातन की रक्षा के लिए आक्रमण करूंगा,
वो कहेगा चलो भाई ये भी ठीक है। तो भारत की संस्कृति का मूल है यही कि यह भी ठीक वह भी ठीक, अपना रास्ता चलते चलो जी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक तो है। मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कि मैं विनय एक लाइन कह दूं मुख्य विषय पर आप कहते हैं, मैं यह कह दूं कि हमें निश्चित रूप से इस बात की प्रतीक्षा है कि कल क्या फैसला सुनाता है, किस स्वरूप में सुनाता है, और इसको एक मतलब कहेंगे न्यू रियलिटी जो ऑर्डर इसका है दुनिया का, और आप यह मान के चलिए, मैं तो मान के चलता हूं कि हम हाइब्रिड रिजिम में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि ऊपर ऊपर लोकतंत्र का तामझाम है और भीतर भीतर तू भी खुश मैं भी खुश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्विक प्रो को, यानी कि तू भी खुश मैं भी खुश, खुश खुश। तो ये खुश खुश व्यवस्था में हम लोग घुस गए हैं। तो इससे ज्यादा विनय भाई कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं दूसरा और एक बढ़ाते हैं। ये देखिए विनय भाई, ये तेजस्वी ने एक ट्वीट किया, कहा कि 17 महीने के कार्यकाल में हमने बिना पेपर लीक के सफलतापूर्वक TRE 1 और TRE 2 के तहत 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की तथा 1,30,000 पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन कराई। हमारी सरकार जाने के बाद सरकार ने मार्च महीने में घोषणा की थी कि TRE 4 अंतर्गत जल्दी ही 1,27,000 पदों पर शिक्षक बहाली की जाएगी, लेकिन अब 1 लाख पद एकदम से घटा दिए। पलटी मारने और वादे से पलटने में मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड तो सब जानते ही हैं। कब किसने कैसे उनसे क्या लिखकर पढ़वाया और कहलवाया उन्हें भी नहीं पता। हमारी सरकार बनते ही TRE 4 नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। इसमें मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण ये पोस्ट है, और पोस्ट इस तौर पे भी महत्वपूर्ण है कि आज देश भर में पेपर लीक का मामला है। उत्तराखंड में तो क्या नहीं हो रहा, अब जब नीट के पेपर गड़बड़ा जाते हैं वहां परीक्षा कराओ बात करती है। और जब तेजस्वी हटे, आपको याद होगा किस तरह से बिहार में BPSC के लड़के सड़क पर आए और कितनी लाठियां चली, एग्जाम वापस लो पकैरा क्या क्या नहीं हुआ, अभी तक लड़ाई चल रही। तेजस्वी जब थे तो वाकई कोई दुर्घटना नहीं हुई पेपर लीक की, कोई आरोप नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। और ये अपने आप में 2 प्रमाण है तेजस्वी के पक्ष। एक तो ये कि जो सरकार कह रही थी, जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपने बाप के यहाँ से लाएगा पैसा, वो नीतीश कुमार ने 4.5-5 लाख नौकरियां दी। जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि जो है उसके पहले पेपर लीक हो रहे थे, तेजस्वी पे तमाम उनके पिताजी के नाम, उनके माताजी के नाम आरोप है, उससे भी बरी नहीं हो सकते। कब होंगे कैसे होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेजस्वी का अपना जो तेजस्वी ने जो दिया, जैसा शुरुआत में भी हुई कि हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे या PWD मिनिस्टर के तौर पे, सड़क निर्माण पथ निर्माण मंत्री के तौर पे उन्होंने जो काम किया, बाद में बीजेपी सरकार जब आई उनके मंत्रालय वो भी जांच करके कुछ नहीं निकाल पाए। तेजस्वी का पूरा अगर कार्यकाल देखें जो अभी किया है इन्होंने, तो वो साफ दिखाई पड़ता और एक विजनरी दिखाई पड़ता है बिहार को एक बेहतर बिहार बनाने की दिशा में। आप उसके पिता के नाम पर कुछ भी करते रहो, कितनी भी गालियां दो, लेकिन तेजस्वी का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बड़ा साफ साफ दिखाई पड़ता है। क्या बिहार के नागरिक, बिहार के लोग इस बात को देखेंगे और इस आधार पर निर्णय करेंगे? देखिए जो हम लोग बोलते रहे हैं ना कि वो फेल्ड नीड जो होता है हमेशा वो स्ट्रांग मूवर होता है। तो ये जो पेपर लीक वाला मामला है, पेपर लीक वाला मामला अगर सही से चलाया गया तो नौजवानों को तो निश्चित तौर पर जो है ये प्रभावित करेगा। देखिए अभी हाल में सरकारें जो है वो परीक्षा आयोजित करने वाली परीक्षा आयोजन को जो है वो सरकार से बाहर निकाल करके आउटसोर्स कर दिया गया, और उसमें काफी गड़बड़ियां हो रही है, पेपर लीक से लेकर के वो और अन्य तरह के भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं। अगर विपक्ष में आने के बावजूद अगर सत्ताधारी दल उसमें कोई जो है खामी नहीं ढूंढ पा रही है, तो निश्चित तौर पर जो है वो तेजस्वी जी के बेहतर तैयारी के और बेहतर विश्वसनीयता को पुष्ट करता है। अब ये राजद पे और महागठबंधन पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से ये बात हर लोगों तक पहुंचाते हैं, और उसका जरूर जो है असर तो निश्चित तौर पर पड़ेगा कि नौकरियां, देखिए इसीलिए तेजस्वी यादव ने जब घोषणा की तो सिर्फ नौकरी की बात नहीं की, वो लगातार अपने मेन सेंटर उस पर कायम रह रहे हैं
बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, वो बात सरकारी नौकरी की कर रहे हैं। और सरकारी नौकरियां जो है वो जो बिहार में खास करके जो है वो बहुत प्रतिष्ठा की सूचक मानी जाती है, क्योंकि वो जो है एक ढंग से आपको सरकार का पार्ट बनाता है, जो आपको शादी आसानी से हो जाती है, दहेज अच्छा मिलता है, समाज में रुतबा बढ़ जाता है। अरे धनंजय भाई, ऐसी स्थिति रहती है, आप हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणा में लोगों के पास में बहुत सारी जमीनें हैं, ठीक है ना, बहुत धनी है, लेकिन अगर किसी के पास कांस्टेबल की भी नौकरी है ना, उसकी शादी पहले हो जाती है, क्योंकि वो डिमांड में होता है, ठीक है ना। और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे आपको मामला मिल जाएंगे कि जो कांस्टेबल है और उसकी आमदनी जो है 20-20, 25-25 लाख रुपए महीने है, वो डीसीपी से 5 गुना कमा रहा है। एक ऐसा मामला भी मजाक में किसी ने सुना है कि किसी ने जो है वो डीसीपी को बोल दिया, इंस्पेक्टर ने, कि आप जितना कमाते हो उतना मैं अपने नौकरों को देता। तो वो सवाल जो सरकारी नौकरी जो है, वो सरकारी नौकरी बहुत बड़ा लेवलर है, और बिहार में तो इसीलिए लोग खास करके 3-3 साल 4-4 साल खपा देते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिले। वो सरकारी नौकरी मिलने से, और सवाल, सरकारी नौकरियां सिर्फ जीविका का साधन नहीं है। सरकारी नौकरियां बिहार में जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई जो चल रही है, उसमें एक मेजर फील्ड है जहां ये प्ले आउट होता है। तो इसलिए वो तेजस्वी यादव सही ट्रैक पे है। अगर नौकरियां ईमानदारी से दी जाती है, परीक्षाएं ईमानदारी से होती, तो जो युवा वर्ग है खास करके उसको तो प्रभावित करेगी, और वो जो है उसका इफेक्ट परिवारों पर भी पड़ेगा। जी, तो कुछ कहना चाह रहा है प्रफुल्ल भाई, बोल लीजिए, 2 मिनट लीजिए। हाँ, अनम्यूट करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ विनय सर कि राजेंद्र बाबू के बारे में कथा है कि उनकी बुआ ने पूछा जब वो राष्ट्रपति हो गए कि दरोगों से बड़ हो गया का हो। हाँ, नहीं, बिहार में प्रफुल्ल सर तो लोगों के नाम दरोगा, मुख्तार, वकील क्यों होते? क्योंकि ये सब जो स्टेट पावर का रिफ्लेक्शन है। आप बहुत लोगों के घर में देखिए, हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री का नाम दरोगा प्रसाद राय हुआ भाई। राय, हाँ बिल्कुल, जी जी, और हमारे यहाँ विद्वान थे मैनेजर पांडे, मैनेजर होते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल देखना है कल अदालत में क्या होता है, और कल ये भी फैसला आना है कि महागठबंधन और एनडीए के फैसले अब तक हुए नहीं है, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। तो बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई, आप दोनों का आभार। हमारे साथ संजीव भाई थे, उनका भी आभार, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार।